जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। जी हमारा ये लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं बीएस उर्दू इकोनॉमिक्स के हवाले से इसका ये सेकंड जो है हमारा लेक्चर है और क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसको आज हम स्टार्ट करेंगे। जी तीसरा सवाल, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमांड विद द हेल्प ऑफ शेड्यूल एंड ए डायग्राम। जी सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम द डिमांड ऑफ ए कमोडिटी एक्सपैंड्स विद ए फॉल इन प्राइस एंड द डिमांड ऑफ ए कमोडिटी कॉन्ट्रैक्ट्स विद अ राइज इन प्राइस। जी किसी शय की कीमत कम होने पर उसकी जो प्राइस होती है वो बढ़ जाती है, उसकी जो किसी शय की प्राइस कम होने पर उसकी डिमांड में इजाफा हो जाता है और किसी शय की कीमत ज़्यादा होने पर उसकी डिमांड कम हो जाती है। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर फर्गूसन, there is an inverse relationship between demand and the price of a commodity, with the condition that the income of the consumer and the prices of the substitutes remain unchanged। कि जो डिमांड और प्राइस है इसके दरमियान एक नेगेटिव रिलेशनशिप है, एक मनफी ताल्लुक है अगर सारफ की आमदनी में कोई तब्दीली ना आए और जो जो सब्स्टिट्यूट्स हैं, जो मुतबादल अशिया उनकी कीमतें ना बदलें। अब हम एक जो है इसका एक शेड्यूल और डायग्राम बनाएंगे लॉ ऑफ डिमांड को एक्सप्लेन करने के लिए। जी ये पहले कॉलम में प्राइस है किसी भी चीज़ की और ये डिमांड है। तो जैसे प्राइस में इजाफा होता है वो डिमांड जो है वो कम होती चली जाती है। जी इसकी बुनियाद पे अगर हम एक डायग्राम बनाएं तो ये हमारे पास ये मुख्तलिफ जो पॉइंट्स हैं, कम्बिनेशंस हैं डिमांड के और प्राइस के, उनको हम ज्वाइन करें तो हमारे पास ये ABCD 4 पॉइंट्स जो हैं वो सामने आते हैं। उनको हम ज्वाइन करें तो DD हमारी डिमांड कर्व है। और ये देखते हैं कि जो ये इसकी एक्सप्लेनेशन हम इसके बाद आपने करनी है कि ये डिमांड कर्व जो है वो नेगेटिवली स्लोप्ड है, क्योंकि डिमांड में और प्राइस में आपस में नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। जी इसके बाद है अजम्पशंस ऑफ द लॉ, कि अगर हम लॉ ऑफ डिमांड को दुरुस्त साबित करना है तो कौन कौन सी शराइत को मानना होगा। उसमें सबसे पहली जो अजम्पशन है वो नो चेंज इन कंज्यूमर्स इनकम, कि अगर हम इस रिलेशनशिप को प्राइस और डिमांड के दरमियान कायम करना है तो कंज्यूमर की जो आमदनी है उसमें कोई तब्दीली ना आए। नंबर 2, नो चेंज इन पॉपुलेशन, जो है आबादी नहीं तब्दील होनी चाहिए वरना प्राइस और डिमांड का जो रिलेशनशिप है कायम नहीं रहेगा, क्योंकि जब किसी इलाके की आबादी बढ़ जाती है तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली डिमांड में इजाफा हो जाता है चाहे प्राइसेस सेम ही रहें। जिसके बाद नो चेंज इन द प्राइसेस ऑफ द सब्स्टिट्यूट्स, जो मुतबादल अशिया हैं उनकी प्राइसेस में कोई चेंज नहीं होनी चाहिए वरना लॉ ऑफ डिमांड जो होल्ड नहीं करेगा। जी नंबर 4, नो चेंज इन द टेस्ट फैशन एंड कस्टम्स, जो आदात हैं कंज्यूमर की, जो फैशन है वो तब्दील नहीं होने चाहिए अगर लॉ ऑफ डिमांड को दुरुस्त साबित करना है। जी नंबर 5, नो डिस्कवरी ऑफ ए सब्स्टिट्यूट, किसी शय का जो है कोई मुतबादल भी जो है वो दरियाफ्त ना हो, क्योंकि अगर कोई चीज़ दरियाफ्त हो जाएगी तो लॉ ऑफ डिमांड होल्ड नहीं करेगा। जिसके बाद है लिमिटेशंस ऑफ द लॉ, कि वो कौन से जगह हैं जहाँ पर अजम्पशंस को मानने के बावजूद, शराइत को तस्लीम करने के बावजूद लॉ ऑफ डिमांड होल्ड नहीं करता। उनमें नंबर 1 है गिफन गुड्स। गिफन गुड्स का तस्वुर जो है ये सर रॉबर्ट गिफन ने 1840 में पेश किया था, ये एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट था। तो इसी के नाम पर इनका नाम जो है गिफन गुड्स रख दिया गया। ये ऐसी जो है गुड्स होती हैं जो लॉ ऑफ डिमांड को डिसओबे करती हैं या उसके ऑपोजिट चलती हैं, यानी इनकी अगर प्राइसेस बढ़ जाए इनकी डिमांड भी बढ़ जाती है, अगर इनकी प्राइसेस कम हो जाएँ तो डिमांड भी कम हो जाती है। इनको गिफन गुड्स कहा जाता है। जिसके अलावा स्केरस गुड्स, जो नायाब अशिया हैं जो बहुत थोड़ी तादाद में हों, उनके ऊपर भी लॉ नहीं लगता। एमरजेंसी, खुदा न खास्ता कोई जंग के हालात, कोई सिविल वॉर, खाना जंगी हो जाए, कोई सैलाब, ज़लज़ला, इस तरह के ख़ास हालात पैदा हो जाएँ तो उस सूरत में भी ये लॉ जो है वो लागू नहीं होगा। प्रीशियस गुड्स, जो बहुत कीमती अशिया होती हैं, उन पर भी लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता। इग्नोरेंस ऑफ कंज्यूमर, बाज़ औक़ात कंज्यूमर जो होता है हाई प्राइस पे ज़्यादा चीज़ को ख़रीद लेता है उसकी लाइल्मी की वजह से, जहालत की वजह से, तो वो भी जो उस सूरत में भी लॉ ऑफ डिमांड होल्ड नहीं करेगा। जी इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ सप्लाई विद द हेल्प ऑफ ए शेड्यूल एंड ए डायग्राम। जी सबसे पहले ये एक कॉमन ऑब्जर्वेशन है कि जब देयर इज़ अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी, यानी जब किसी चीज़ की कीमत बढ़ती है तो उसकी जो सप्लाई उसमें इजाफा हो जाता है, तो इसी को लॉ ऑफ सप्लाई कहा जाता है। अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, एन इंक्रीज इन प्राइस विल एक्सपैंड द सप्लाई
एंड अ डिक्रीज इन प्राइस विल कॉन्ट्रैक्ट द सप्लाई। अब हम जो है इसका एक जो है शेड्यूल और जो है उसके बाद उसका एक डायग्राम बनाएंगे। जी, ये लॉ ऑफ सप्लाई का जो है वो शेड्यूल है। इसमें हमारे पास प्राइस है लेफ़्ट कॉलम के अंदर, राइट कॉलम में सप्लाई है। जैसे जैसे प्राइस में इजाफा हो रहा है तो जो क्वांटिटी सप्लाई है उसके अंदर इजाफा होता चला जा रहा है। तो इसकी बुनियाद पर अगर हम डायग्राम बनाएं, जो हमारा शेड्यूल है ये वाला, तो इसमें हम देखते हैं कि ये एक्स एक्सिस पे हमने सप्लाई को रखा है, वाई एक्सिस पे हमारे पास प्राइस है। तो जब प्राइस 10 है तो सप्लाई 2 है, जब प्राइस बढ़कर 20 होती है सप्लाई बढ़कर 4 हो जाती है, और जब 30 होती है प्राइस तो सप्लाई 6 हो जाती है। तो इसी तरह हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन करें तो हमारे पास एस एस जो है ये एक सप्लाई कर्व हासिल होती है, और ये कर्व दिखा रही है कि जो प्राइस और सप्लाई इसके अंदर पॉजिटिव रिलेशनशिप है, इसी वजह से सप्लाई कर्व भी पॉजिटिवली स्लोप्ड होती है। जी, इसके बाद अजम्पशंस ऑफ द लॉ, शराइत क्या क्या है इस कानून की। नंबर 1, नो चेंज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। It is assumed that the cost of production remains same. If it changes, the law of supply will not prove true. यानी अगर किसी चीज़ की कॉस्ट जो है पैदा करने की अगर वो कम हो जाए तो सप्लाई में ऑटोमेटिकली इजाफा हो जाएगा, चाहे प्राइस उतनी ही रहे। तो ये नहीं होना चाहिए अगर हमने इस लॉ को होल्ड करना है। नंबर 2, नो चेंज इन प्रोडक्शन टेक्निक। Production methods should not change. The use of modern methods may reduce cost of production and consequently suspending the law of supply. यानी अगर कोई नया तरीका ईजाद हो जाए मॉडर्न मेथड, और वो जो है उससे जो कारखानादार है उसकी कॉस्ट कम हो जाए, तो उससे क्या होगा कि जो लॉ ऑफ सप्लाई है नतीजे उसके नतीजे में ये जो है सस्पेंड हो जाएगा, यानी काम नहीं करेगा। नंबर 3, नो डिस्कवरी ऑफ न्यू नेचुरल रिसोर्सेज। यानी कोई जो है नया जो है वो कुदरती ज़राए जो हैं वो नए कुदरती ज़राए दरियाफ्त ना हों। अगर ऐसा हो जाता है तो इससे जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है आमतौर पे गिर जाती है। जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो कम होगी तो लॉ ऑफ सप्लाई जो है ऑपरेट नहीं करेगा। जी, नंबर 4, नो गवर्नमेंट इन रिस्ट्रिक्शंस। यानी हुकूमत जो है वो किसी तरह की जो है ट्रांसपोर्टेशन में एक इलाके से दूसरी जगह पे चीज़ के आने जाने पर किसी किस्म की कोई पाबंदी आयद ना करे। अगर हुकूमत ऐसा करती है तो फिर लॉ ऑफ सप्लाई ऑपरेट नहीं करेगा। जी, आखिर में लिमिटेशंस ऑफ द लॉ, कि ये लॉ जो है किन जगहों पर फेल हो जाता है, नाकाम हो जाता है, अप्लाई नहीं होता। नंबर 1 है अनसर्टन कंडीशंस। गैर यकीनी हालात पैदा हो जाएं, वॉर के, सिविल वॉर के, फ्लड्स के, अर्थक्वेक्स जो हैं ज़लज़ले आ जाएं खुदा न खास्ता, तो उस ऐसी सूरत में जो लॉ ऑफ सप्लाई ऑपरेट नहीं करता। इमीडिएट माइग्रेशन, अगर किसी को फौरी तौर पे हिजरत करनी पड़ जाए, एक इलाके से दूसरे इलाके में जाना पड़ जाए, तो उस सूरत में भी लॉ ऑफ सप्लाई लागू नहीं होता। इंटेंसिव नीड फॉर ऑफ कैश, अगर किसी को शख्स को, किसी घराने को, किसी फैमिली को कैश की फौरी तौर पर ज़रूरत पड़ जाए तो वो कम कीमत पर भी ज़्यादा चीज़ बेचने को तैयार हो जाते हैं, यानी वहाँ पर लॉ ऑफ सप्लाई जो होल्ड नहीं करता। नंबर 4, ऑब्स्टिकल्स इन द वे ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। अगर जो ज़राए नकलो हमल हैं जहाँ से चीज़ों को लाया ले जाया जाता है, जो रोड्स हैं, रेलवेज़ हैं या सी रूट्स हैं, अगर वहाँ पे कोई रुकावट पैदा हो जाती है तो फिर लॉ ऑफ सप्लाई जो है उस सूरत में भी ये लागू नहीं होता। जी, इसी के साथ ये सेकंड जो वीलॉग था हमारा ये अपने अख्ताम को पहुँचता है। 4 जो हमारे लॉन्ग क्वेश्चन है वो मुकम्मल हो गए हैं। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीलॉग में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।